रानी और तुलसी नाम की दो जुड़वा बहनें थी। कहने को तो दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन उनके स्वभाव में काफी अंतर था। जहाँ एक तरफ रानी बहुत सीधी सादी लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ तुलसी बहुत ही तेज और चालाक थी। दोनों अपनी बीमार माँ शारदा के साथ रहा करती। एक दिन देर रात शारदा की तबीयत खराब हो जाती है और वो अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है। रानी, तुलसी, कहाँ हो तुम दोनों? बेटी कहाँ हो? माँ, क्या हुआ आपको? रानी बिटिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे जाने के बाद अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं बेटी, मेरी वजह से तू परेशान मत हो। इस तरह से जीने से अच्छा तो मुझे मौत आ जाए। कम से कम इतनी तकलीफ तो नहीं होगी। माँ, आप शांत हो जाइए और आराम से सोने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं होगा आपको। रानी जैसे तैसे करके अपनी माँ को समझाती है और उन्हें शांत करवाती है। थोड़ी देर बाद शारदा को आराम मिलता है और उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर बाद रानी भी सो जाती है। रानी मंदिर में साफ सफाई का काम करती है, जिसके बदले में मंदिर का पुजारी उसे कुछ खाने को दे दिया करता था। एक दिन वो मंदिर में पोछा लगा रही होती है, लेकिन बाल्टी में पानी नहीं होता, जिसे देखकर पुजारी बोलता है, बेटी ये क्या कर रही हो तुम? पंडित जी, मैं मंदिर की सफाई कर रही थी। माफ करिए, आज थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटी, लेकिन तुम बिना पानी के पोछा कैसे लगा रही हो? मैं तो ये सोच रहा हूँ। अरे आज तक मैंने किसी को बिना पानी के पोछा लगाते हुए देखा नहीं है। माफ करिए पंडित जी, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कुछ सोच रही थी, जिसके चलते मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम तो इंसान हैं और इंसान गलतियाँ तो करता ही है। लेकिन अगर तुम ज्यादा परेशान हो तो मुझे बता सकती हो, इससे तुम्हारे मन का बोझ कम होगा। पंडित जी, अब मैं आपको क्या ही बताऊं। आप तो जानते हो ना कि जब से मेरी माँ बीमार रहने लगी है, तब से घर का सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया है। लेकिन अब माँ की तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही है। उन्हीं को लेकर परेशान रहती हूँ बस। अरे बिटिया, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएंगी। पुजारी जी, माँ तो जब ठीक होंगी ना, जब उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं माँ का इलाज करा सकूं, और न ही इतनी उम्र है कि कहीं बाहर जाकर काम करके 2-4 पैसे कमाऊं। अरे बिटिया, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो एक पुजारी हूँ ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन बिटिया तू चिंता मत कर, भगवान सबके साथ होते हैं, वो तेरी भी मदद करेंगे। वो किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए तू चिंता मत कर, सब सही होगा। आप सही कह रहे हैं पंडित जी, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। रानी इतना कहकर अपने कामों में लग जाती है। जहाँ एक तरफ रानी मंदिर के काम करके मेहनत से रोटी कमाती थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन तुलसी का मेहनत से दूर दूर तक नाता नहीं था। वो दूसरों के घरों में जाकर रोटियां चोरी करके खाया करती। एक दिन वो कल्याणी नाम की औरत के घर में खिड़की से घुसती है और सीधे रसोई में जाती है, जहाँ बहुत सारी खाने की चीजें देखकर वो बोलती है, हाय, कितना सारा खाना है, देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अगर ये सारा खाना मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। हे भगवान, ये औरत तो रसोई की तरफ आ रही है। मुझे तो कुछ करना होगा इससे पहले कि ये रसोई में आ जाए। अरे ये रोटियां ऐसे बिखरी कैसे हैं? मैं तो इन्हें बनाकर सेट करके गई थी। कहीं कोई जानवर तो नहीं आ गया? मेरे पीछे से खिड़की भी खुली थी। तुलसी उस दिन कल्याणी के घर से रोटी चुराकर भागने में कामयाब हो जाती है और सीधे अपने घर पहुंचती है और अपनी बहन रानी को रोटियां दिखाते हुए बोलती है, दीदी देखो, मैं रोटियां लेकर आई हूँ, चलो आराम से खाते हैं बैठकर। पहले ये बताओ कि ये रोटी तुम्हारे पास कहाँ से आई? किसके घर से रोटी चुरा कर लाई हो तुम? आपको लगता है कि मैंने ये रोटियां चोरी करी हैं? लगता नहीं है कि यही सच है। तुम्हारी रोटी चोरी करने की आदत से मैं अच्छे से वाकिफ हूँ। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी रोटी चुराने की आदत गई नहीं है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। इसलिए मुझसे झूठ तो बोलो ही मत। बताओ चलो, कहाँ से चुराई है तुमने? आपने सही कहा दीदी, मैंने तो रोटियां चोरी ही की है। लेकिन आप ही बताओ, अगर मैं रोटियां चोरी न करूँ तो क्या करूँ? क्या खाऊं जीने के लिए? खाना भी तो जरूरी है ना। अच्छा, तो अब तुम खाने की भी चोरी करोगी? बस यही दिन देखने को रह गया है। अपने पेट को भरने के लिए मुझे अगर चोरी भी करनी पड़े ना, तो मैं तो वो भी करूँगी। तुलसी इतना कहकर अपने घर की रसोई में जाती है और अचार लेकर रोटियां खाना शुरू कर देती है।
अपनी बहन का ऐसा बर्ताव देखकर रानी को बहुत दुख होता है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन फिर तुलसी रोटियां चुराने के लिए कल्याणी के घर जाती है और बिना इधर उधर देखे रसोई में कूद जाती है और रोटियां चोरी करके भाग ही रही होती है कि तभी कल्याणी वहां आती है और तुलसी का हाथ पकड़ लेती है। अच्छा तो तू है मेरे घर की रोटियां चुराने वाली। मैं इतने दिन से परेशान हो रही थी कि मेरे घर की रोटियां चुरा कौन रहा है। इधर मैं बना कर जाती हूँ, उधर मेरी रोटियां गायब हो जाती हैं। कहीं मेरे घर में कोई भूत तो नहीं आ गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तू है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। आज तो बाल बाल बच गई। अब रोटियां चोरी करने के लिए कोई दूसरा घर देखना पड़ेगा, वरना अगर अब की बार पकड़ी गई ना तो वो औरत मुझे छोड़ेगी नहीं, ये तो पक्की बात है। तुलसी चुपचाप अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन रानी मंदिर में साफ सफाई कर रही होती है। तभी कल्याणी वहाँ पूजा करने के लिए आती है और जैसे ही रानी को देखती है भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है और जोर जोर से चिल्लाती है। पंडित जी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, आपके मंदिर में चोर है। पंडित जी जल्दी आइए, इससे पहले कि ये चोर भाग जाए। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए मुझे, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं इस मंदिर में रोज आती हूँ। हाँ तो मैंने कब बोला कि तू इस मंदिर में नहीं आती होगी? जब मेरे घर में चोरी करने आती है तो तू मंदिर कौन सा चोरी करने नहीं आई होगी। सही बोल रही हूँ ना मैं? देखिए, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं जब आपके घर जाती ही नहीं हूँ तो मैं आपके घर चोरी कैसे करूँगी? हाय राम, कितनी झूठी लड़की है ये। मंदिर में खड़ी होकर झूठ बोल रही है। बिल्कुल भी संस्कार नहीं है इसके पास। तेरा तो कभी भला नहीं होगा, नासपिटी। देखिए, मुझे गलत बोलने से पहले सच का पता लगाइए। मैंने आपके घर से कोई चोरी नहीं की है। अरे कल्याणी जी, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए बच्ची को। अरे आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता है। पंडित जी, मुझे ऐसा करने के लिए इस लड़की ने मजबूर किया है। पहले चोरी करती है, उसके बाद मानती भी नहीं है। अरे कल्याणी जी, सही कह रही है लड़की। अरे पूरे दिन मेरे आंखों के सामने रहती है, तो ये आपके घर में जाके चोरी कैसे करेगी? एक बात बताइए, क्या वो लड़की मेरी ही तरह दिखती है और उसने आपके घर से कोई सामान चोरी किया था या खाने की चीज? तुम्हारी तरह नहीं, तुम ही तो हो। मुझे पागल मत बनाओ। तुमने ही मेरे घर की रोटियां चुराई है। इसका मतलब तुलसी जो रोटियां चुरा कर लाई थी वो इनके घर की थी, तभी ये मुझ पर शक कर रही हैं। देखिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आपको जो भी परेशानी हुई है, क्योंकि वो मैं नहीं, मेरी जुड़वा बहन है, उसने आपके घर से चोरी की होगी। अपने आप को बचाने का अच्छा बहाना है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं तुम्हें सजा जरूर दिलवाऊंगी। कल्याणी रानी को धमकी दे रही होती है। तभी वहाँ तुलसी एक बच्चे को गोद में लेकर उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और बोलते हैं, ये बच्चा आपका है? हाँ, ये बच्चा मेरा है। लेकिन ये क्या, तुम दोनों एक जैसी कैसे हो? मैंने आपसे कहा था ना कि आपके घर में रोटियां चोरी करने वाली मैं नहीं बल्कि मेरी बहन होगी। तुलसी, तुम्हारे पास ही इनका बच्चा कहाँ से आया? और कहाँ से आएगा? मेरे बच्चे को भी चोरी किया होगा तुमने, मुझसे पैसे वसूल करने के लिए। ओ मैडम, मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, वरना वो गाड़ी के नीचे आ जाता। और मैंने आपके घर से कोई सोना चांदी नहीं चुराया। भूख से मर रही थी तो सूखी रोटी चुरा ली, बस उसके लिए माफ करिए मुझे। तुलसी की बात सुनकर कल्याणी को दया आ जाती है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है और किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करती। लेकिन उस दिन के बाद से तुलसी भी रोटियां चुराना छोड़ देती है और अपनी बहन के साथ मंदिर के काम में लग जाती है। इवाना इंडो फ्रेंच लड़की थी जो कि अपने पति जेनसन के साथ फ्रांस की एक बहुत ही खूबसूरत जगह द लॉरे वैली में रहा करती थी। इवाना को हमेशा से फ्रांस जाना और फ्रेंच किस करना बेहद पसंद था और उसके इंडियन होने की वजह से उसकी सास लीसा उसे बेहद प्यार करती थी। क्योंकि लीसा को इंडिया बहुत ही पसंद था, इवाना और जेनसन की मुलाकात भी इंडिया में ही एक वेडिंग अटेंड करते टाइम हुई थी, जहां अचानक उनके बीच गलती से एक फ्रेंच किस हो गई थी, जिसके बाद जेनसन को इवाना से प्यार हो गया था और फिर घर वालों की रजामंदी से उनकी शादी फ्रांस के द चार्मिंग कंट्री साइड ऑफ प्रोवेंस में बड़ी ही धूमधाम से हुई। हालांकि इवाना को फ्रेंच आती नहीं थी और ना ही उसे यहाँ के कल्चर का पता था, लेकिन फिर भी उसने सब संभाल लिया। एक दिन ऐसे ही
लिसा को जैम्पन बेरर खाने का दिल करता है, तो वो इवाना को बुलाती है और कहती है, इकोटी मल्टीपल। सॉरी, मैं भूल गई थी कि तुम्हें अभी पूरी तरह से फ्रेंच नहीं आई है। इट्स ओके मॉम, कहिए क्या बात है? मेरा आज जैम्पन बेरर खाने का मन हो रहा है, तो क्या तुम बना दोगी? यस मॉम, बिल्कुल बना दूंगी। भले ही मुझे फ्रेंच बोलनी नहीं आती, पर फ्रेंच खाना बनाना तो जरूर आता है। ट्रेस बॉन। मर्सिला मेरे, शुक्रिया मॉम। इसके बाद इवाना खाना बनाने किचन में चली जाती है। उसके किचन में पहुंचते ही जेंसन भी वहां आ जाता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है और उससे कहता है, क्या बना रही हो मेरी जान? छोड़िए ना, मॉम आ जाएंगी। आने दो, अपनी वाइफ को गले लगा रहा हूँ, किसी और की बीवी को नहीं। वैसे तुमने बताया नहीं क्या बना रही हो? मॉम की फरमाइश थी कि आज जैम्बॉन ब्यूरे बनाए जाएं, तो बस वही बना रही हूँ। वाओ, आज तो मजा आ जाएगा। आई होप सब कुछ बस अच्छे से बन जाए। डोंट वरी, मुझे पूरा यकीन है तुम पर, तुम अच्छा ही बनाओगी। वैसे मुझे उससे पहले कुछ और चाहिए। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे डेजर्ट चाहिए। कौन सा डेजर्ट चाहिए आपको? ये वाला डेजर्ट। ये वाला बाद में मिलेगा, अभी नहीं। ठीक है, तुम खाना बना लो, मैं बाहर वेट करता हूँ। चलो अभी ले लो, बाकी बाद में, ठीक है? वाओ, सो स्वीट। इतना मीठा डेजर्ट तो आज तक नहीं चखा मैंने। चलो अब बस बहुत हुआ, मुझे खाना बनाने दो, जाओ यहाँ से। इसके बाद इवाना खाना बनाकर डाइनिंग रूम में लेकर आती है। हवा में खाने की खुशबू को सूंघकर लिसा उससे कहती है, क्वेलेस्ट ला मैगी डैन टिमेन। क्या जादू है तेरे हाथ में। बिल्कुल ठीक कहा आपने मॉम। मर्सी ममन एट मॉन्चे एंड मारी। वाह बहू, तू तो बहुत अच्छी फ्रेंच भी बोलने लग गई। यस मॉम, अगर यहाँ रहना है तो फ्रेंच तो सीखनी ही पड़ेगी ना। जेंसन इवाना को अपनी तरफ खींचते हुए अपने पास वाली चेयर पर बिठा लेता है और उसका हाथ चूमता है और उससे कहता है, पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा जो तुम्हारे जैसा खाना बना सके। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली हो। किस्मत वाली तो मैं हूँ कि मुझ जैसी लड़की को इतनी अच्छी सास और इतना ज्यादा केयरिंग और सपोर्टिव हस्बैंड मिला है मुझे। अच्छा, अब खाना शुरू करते हैं, वरना एक बार तारीफ होना शुरू हुई तो खाना ठंडा हो जाएगा, लेकिन तारीफें खत्म नहीं होंगी। यस मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसे ही एक दिन जेंसन इवाना को फ्रांस की एक बहुत ही फेमस जगह रोकेमेडर लेकर जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है। इवाना जेंसन से कहती है, ये जगह कितनी खूबसूरत है, मेरा मन तो यहाँ पर आकर कुछ अलग सा करने को कर रहा है। अलग मतलब? अलग मतलब कुछ ऐसा जो कभी ना किया हो। अच्छा, मैं समझ गया, जरूर करेंगे अलग हम। तुम सच बोल रहे हो? हाँ मेरी जान, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। फिर वो उसे कमरे में लेकर जाता है और बहुत ही प्यार से बेड पर उसे लिटाता है। अगले दिन सुबह वो लोग अपने घर लौटते हैं तो लिसा उनसे इंडिया चलने के बारे में कहती है ताकि वो अच्छे से इंडिया घूम सके। इस बात से इवाना और जेंसन भी राजी हो जाते हैं और अगले ही हफ्ते वो लोग इंडिया पहुंच जाते हैं, जहां इवाना की फैमिली वाले उनके स्वागत के लिए अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करते हैं, जिसमें इवाना तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल साड़ी पहनकर नीचे आती है, जिसे देखकर जेंस कहता है, मोन मोर, you're looking ravishing। थैंक यू डार्लिंग। तुम्हारे पेरेंट्स ने कितनी बड़ी पार्टी रखी है, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तो क्या हुआ, ये तो उनका प्यार है। वैसे मोम कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रही। तभी वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट ड्रेस पहने लिसा आ जाती है और उसे ऐसा देखकर वहाँ पार्टी में आए कुछ लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। तो ये सब देखकर जेंस अपनी माँ को साइड में ले जाकर कहता है, ये क्या है मोम, आपने शॉर्ट ड्रेस क्यों पहनी है? मेरे पास यही एक ड्रेस थी इस पार्टी में पहनने के लिए, तो मैंने पहन ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है, फ्रांस में भी तो हम
ऐसे ही ड्रेसेस पहनते हैं। हाँ मोम, बट ये इंडिया है, यहाँ इतनी एजेड लेडीज ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। अरे देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जवानी चढ़ के आई हो इनको, जो ऐसे कपड़े पहनकर आ गई। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे इवाना, तूने अपनी सास को कुछ सिखाया नहीं क्या हमारे कल्चर के बारे में? वाह आंटी जी वाह, क्या हमारे देश के यही संस्कार है कि किसी और के घर में आकर उनके मेहमानों के बारे में ऐसी बातें करें? अरे तो क्या हुआ अगर मेरी सास ने ऐसे कपड़े पहने हैं, उन्हें नहीं पता था हमारे कल्चर के बारे में, और वैसे भी वो वहाँ फ्रांस में ऐसे ही कपड़े पहनती है क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा ही है। और एक बात और सुन लीजिए आप, अगर कोई इंडियन लेडी वहाँ पर किसी पार्टी में साड़ी पहनकर आती है ना, तो हम लोग उसका मजाक नहीं बनाते। तो यहाँ पर क्यों? क्या हमारा कल्चर इतना ज्यादा छोटा है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट तक नहीं कर सकते? सॉरी इवाना, मुझे पता नहीं था कि यहाँ ऐसे ड्रेस पहनना लोगों को पसंद नहीं, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करती। नो मॉम, इट्स ओके। गलती तो इन लोगों की है, इन्हें ये तक तो पता नहीं है कि इनके खुद के बच्चे छोटे छोटे कपड़े पहन के इनकी पीठ पीछे क्या क्या करते हैं, और वो हमें सुनाने आए हैं। इवाना, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तुम फ्रांस में रहती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे बच्चों के बारे में कुछ भी बोलोगी, समझी? माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन आपके बच्चों के झुके हुए सर देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और वैसे भी आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपनी फ्रांस वाली सासू मॉम की फ्रांस वाली बहू हूँ, और मेरी सास जो चाहेगी ना वही पहनेगी। अगर आप लोगों में से किसी को भी यहाँ पर इससे प्रॉब्लम है ना, तो वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू। इवाना की सारी बातें सुनने के बाद पार्टी के सब लोग उसका समर्थन करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाते हुए ढेर सारी मस्ती करते हैं। इतना ही नहीं, वो सभी लोग मिलकर वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं। कुछ दिन इंडिया में अच्छे से घूमने के बाद वो दोनों अपने देश फ्रांस वापस लौट जाते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वंदना अपनी पड़ोसन शैलजा के साथ सत्संग से घर लौट रही थी। तभी एक मोहल्ले से गुजरते हुए वो देखती है कि वहाँ टेंट लगा है, जहाँ से संजना नाम की लड़की के गाने की आवाज आ रही थी। भीड़ होने के कारण दोनों को लड़की की शक्ल तो नहीं दिखती, लेकिन उसके गाने के आड़े टेढ़े बोल सुनकर वंदना कहती है, अरे मोरी मैया, कौन सी भाषा में गाना गा रही है? मैं क्या जानूं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, लेकिन धुन सुनकर लग रहा है जैसे सुना हो कहीं पर। का पतो कोई विदेशी गाना हो जा, जैसे ना समझ आ रहा। छोड़, हमें क्या करना, घर चलते हैं। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। समय बीतता है और वंदना के बेटे वीरेन के रिश्ते के लिए संजना की फोटो आती है, जिसे देखते ही वंदना उसके घर रिश्ते की बातचीत के लिए निकल जाती है। संजना के घर वाले उनके बहुत अच्छे से आओ भगत करते हैं। तभी सबको नाश्ता देते हुए संजना की माँ वृशाली कहती है, अब बहन जी, अपनी बेटी की अपने मुँह से क्या ही तारीफ करूं, बहुत गुनी है। हाँ, बस बोलती थोड़ा कम है। अरे बहन जी, जे ही तो सबसे बड़ो गुण है गो। मोरी अम्मा कहती थी लड़कियां कम बोलती ही जचे हैं। जी आंटी, और वैसे भी जो माँ की पसंद वही मेरी पसंद। हाय दैया, कितना आज्ञाकारी बेटा है। संजना बेटिया, तुम भी अपनी मन की कह दो। अभी अपनी आए हुए वाली आवाज ना निकाल दे। अरे बहन जी, ये क्या बताएगी, इसने तो वीरेन बेटे की फोटो देखकर ही हाँ कर दी। आप तो बस रिश्ता पक्का समझो। इतना कहकर वो झट से मिठाई उठाकर वंदना को खिला देती है और मन ही मन कहती है, चलो अब मेरी गूंगी बेटी का घर तो बसेगा कम से कम। हे भगवान, बस शादी अच्छे से हो जाए। दिन बीतते हैं और कुछ ही समय में संजना और वीरेन शादी के बंधन में बंध जाते हैं और अपने शुभ कदमों के साथ संजना अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। पहली रात को जब वीरेन मुस्कुराते हुए कमरे में जाता है तो प्यार से संजना का घूंघट उठाकर उससे कहता है, संजना तुम कितनी सुंदर हो, लेकिन तुमने अभी तक मुझे एक शब्द नहीं कहा। अच्छा, मेरा नाम लेकर अपनी प्यारी आवाज सुनाओ ना मुझे। नहीं, अब मुझे तुम्हारी आवाज ही सुननी है, तो एक प्यारा सा गाना गा दो मेरे लिए। लो, तुम्हें शर्म ना आए इसीलिए मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है
पर संजना भी अपनी गूंगी आवाज में गाना गाना शुरू कर देती है। संजना का गाना सुनते ही वीरेन की बंद आंखें झटके से खुलती है और वो संजना को हैरानी से देखते हुए कहता है, ये क्या था? वीरेन सदमे से बेहोश होकर बिस्तर पर ही गिर पड़ता है और जब उसकी आंख खुलती है तब तक सुबह हो चुकी थी। वो सर खुजाता हुआ बाहर जाता है तो अपनी माँ को सर पकड़े सोफे पर बैठा हुआ देखकर कहता है, माँ, आपको भी पता चल गया कि हाँ, कि मोरी बहू गूंगी होगी। सुबह उठी तो इसकी आरती गाते हुए आवाज सुनकर हैरान परेशान रह गई। माँ, अब क्या करें? इसमें करनो जैसा कछु बचो है का? अब तो जे गूंगी बहू पल्ले पड़ गई तो झेलनी तो पड़ोगी ही। मोहे तो समझ ना आ रहा हो, जाके मुंह दिखाई में पड़ोसनों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी मैं। इतना कहकर बेचारी फिर अपना सर पकड़ लेती है। अब संजना की गूंगी होने की बात उसके ससुराल वाले जान चुके थे, साथ ही ये भी कि गूंगी होने के बाद भी उसे गाने का कितना शौक है, जिसके कारण घर में हर सुबह की शुरुआत उसकी गूंगी बहू की आरती की आवाज से होती थी। एक दिन वो मंदिर में आरती गा रही थी। हाय दया, काहे इतना कष्ट कर रही है? बहू का गा रही है, कुछ पल्ले तो पड़े ना। भगवान और परेशान हो जात होंगे। अरे अपनो आए काए छोड़ और जाकर नाच तो लगा। क्या कहना का चाह रही है बहू? लिख कर ही बता दे, मुझे पढ़नो आतो है। तभी संजना वंदना को इशारे से अपनी बात समझाती है और फिर नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। इस तरह वंदना जैसे तैसे अपनी गूंगी बहू के साथ दिन काट रही थी। एक शाम चाय के समय उसकी पड़ोसन शैलजा वहाँ आती है और वंदना से बातचीत करते हुए कहती है, अरे वंदना, तूने सुना? सोसाइटी वाले दिवाली महोत्सव कर रहे हैं, साथ ही एक गाने की प्रतियोगिता भी रख रहे हैं। रखन दे मोहे का, मेरा गला इतना सुरीला ना है कि जा प्रतियोगिता में भाग लूं, और वो भी जा उम्र में। गाने की प्रतियोगिता के बाद दूर खड़ी संजना के कानों में भी पड़ती है और वो फट से वहाँ आकर कहती है, अरे अब तेरी गूंगी बहू क्यों उछल रही है? इसे क्या चाहिए? मोहे तो कभी कभी समझ ना आतो है कि मैं का करूँ जा गूंगी बहू का। अरे सैलजा, इसको गाने को बड़ो शौक है, जाके मारे कह रही कि इसे प्रतियोगिता में भाग लेनो है। पर ये तो गूंगी है ना, गाएगी कैसे? वही तो, ढंग से बोल तो पाती नहीं, लेकिन गानों को शौक पाल रखो है। बहू, जे तेरे काम की प्रतियोगिता ना है। एक बार में बात समझ ना आती तो है, फालतू की जिद ना कर। अपनी सास की बातें सुनकर बेचारी संजना निराश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। कुछ देर में वीरेन घर आता है तो उसे अकेला रोते हुए देखकर उसके रोने का कारण पूछता है तो संजना इशारों में उसे सब समझाती है। अगले दिन नाश्ते के समय वीरेन अपनी माँ से संजना को गाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहता है। माँ, कर लेने दो ना उसे अपने मन की। जेते अपने मन की कर लेगी, लेकिन जा मोहल्ले वाले तो मोए पे हंसेंगे ना कि देखो वंदना की गूंगी बहू गाना गाएगी। माँ, माना संजना गूंगी है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत भी बोलती है गा कर ही बोलती है, जिससे हमें इसके गूंगे होने का इतना एहसास नहीं होता। और फिर अगर इससे उसे खुशी मिलती है तो मान जाओ ना माँ। दोनों के इतना जोर देने पर वंदना आखिरकार मान जाती है और उसके राजी होते ही संजना बहुत खुश थी। समय बीतता है, घरों में दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। संजना और उसकी सास भी घर में साज सजावट शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद दिवाली का दिन आता है। पूरी सोसाइटी जगमगा रही थी। शाम के समय पूजा करने के लिए सब सोसाइटी की दिवाली पार्टी में पहुंचते हैं, जहां कुछ ही देर में गाने की प्रतियोगिता शुरू होती है। एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी बारी आने पर बढ़िया तरीके से गाते हैं। तभी स्टेज पर खड़ा होस्ट कहता है, तो अब बारी है वंदना देवी की बहू संजना जी की, जो है तो गूंगी, लेकिन इस प्रतियोगिता में आप सबके सामने गाना चाहती हैं। इसीलिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सभी की जोरदार तालियां हो जाएं। होस्ट के इतना कहते ही लोग तालियां बजाते हैं और साथ ही हंसने लगते हैं। तो वंदना इधर उधर देखने लगती है
कुछ ही देर में संजना स्टेज पर जाकर गाना शुरू करती है। इस तरह वो पूरा गाना गाती है और अपनी गूंगी बहू की सिंगिंग प्रतियोगिता देखकर एक बार के लिए उसकी सास भी बहुत खुश थी। संजना इस प्रतियोगिता को जीतती हो या नहीं जीते, लेकिन वो इसमें भाग लेकर ही बहुत खुश थी। इस तरह गूंगी बहू भी सिंगिंग प्रतियोगिता करती है, जिसके बाद सभी पार्टी को एंजॉय करते हैं।